खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा का ये विशेष एपिसोड, खास मुलाकात। आज मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं बेहद ही शानदार इंसान से, ऑल इन वन, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूब चलाते हैं और तमाम तरह की सामाजिक न्याय की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। चर्चित किताब है, अवार्ड विनिंग किताब है, मैं एक कार सेवक था, जिसका अंग्रेजी में 2019 में अनुवाद हुआ, आई कुड नॉट बी हिंदू। भंवर मेघवंशी जाने माने नाम है, परिचय के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव रहते हैं, लेकिन तब भी एक छोटा सा परिचय करा दूं, उसके बाद सीधे सवाल पे चलूंगा। भंवर साहब शून्यकाल के फाउंडर मेंबर रहे हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है, 1,30,000 सब्सक्राइबर हैं और 3 साल के अंदर जो ग्रामीण जो जो न्यूज है, उसको बेहतरीन तरीके से इन्होंने समाज के सामने पेश किया है। इसके अलावा कई एडिटर रहे हैं डायमंड इंडिया के, हिंदी मैगजीन, मंथली मैगजीन है, जो कि ग्रास रूट जर्नलिज्म, ग्रास रूट जो सूचनाएं होती है वो देते हैं। कई पोजीशंस में रहे हैं, नेशनल काउंसिल मेंबर, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल राइट्स, पीयूसीएल, 2016 से अब तक हैं। फाउंडर रहे हैं दलित आदिवासी घुमंतु अधिकार अभियान राजस्थान, 2006 से 15 तक रहे हैं। मेंबर मजदूर किसान शक्ति संगठन, 2002 से 15 तक रहे हैं। ऑनररी चेयरपर्सन SARD सिरोही। पैटर्न रहे रूरल अवेयरनेस सोसाइटी भिलवाड़ा के प्रेसिडेंट, सामाजिक न्याय एवं विकास समिति और अम्बेडकराइट सोशल वर्क प्रोफेशनल्स नागपुर के इसके मेंबर हैं। बहुत सारे इनका लंबा चौड़ा बायोडाटा है, मैं संक्षेप में आ रहा हूँ, उनसे सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट रूरल जर्नलिस्ट भेरुका चैरिटेबल ट्रस्ट अवार्ड 2005 में, सोशल जस्टिस अवार्ड ऑन मीडिया इन जयपुर 2006 में, सरोजिनी नायडू अवार्ड न्यू दिल्ली 2007 में, सिटीजन फॉर पीस इंडियन एक्सप्रेस अवार्ड मुंबई 2008 में, पीपल्स जर्नलिस्ट अवार्ड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलवाड़ा 2015 में, अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड 2019 में। भंवर साहब, स्वागत है आपका अंबेडकर नामा में। जय भीम सर। जय भीम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ और आपको सुन करके और आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए, सेहत का ख्याल रखिएगा। कभी कभी अंबेडकर नामा देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको पढ़ते रहते हैं, आपकी सक्रियता को पूरे फॉलो करते रहते हैं। आप खूब सक्रिय हैं और आपकी ये जो खनकदार आवाज है, इसको सुन करके बहुत मोटिवेट होते रहते हैं। हाँ, शुक्रिया। चलिए सीधा सवाल पे आता हूँ। पहले इश्क फिर बेरुखी, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे जी। पहले इश्क फिर बेरुखी। RSS में गए, वहां काम किया, वहां से बाहर निकले, किताब लिखा, एक्सपोज किया, ये पूरा मसला क्या था, जरा हमारे दोस्तों को बताइए। मुझे लगता है कि पहले इश्क जैसा तो नहीं कुछ, क्योंकि एक छोटी उम्र में, जैसा कि उत्तर भारत में, खासतौर पे हिंदी पट्टी में, ये आप बहुतायत में देखते हैं कि खेलने की जो उम्र होती है, किशोर अवस्था, उसमें आप पार्क में खेलते हैं या गांव के मैदान में खेलते हैं और वहां पर अक्सर RSS की शाखाएं लगती है और हम जैसे लोग ऐसे ही झांसे में आ जाते हैं बिना कुछ समझे, और वो उम्र होती भी नहीं कि आप आइडियोलॉजी समझते हैं या कुछ और समझते हैं। तो मैं 13 साल की उम्र में थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप, हल्का सा जी, थोड़ा सा और जी, हाँ ठीक है, चलिए। तो मैं 13 साल की उम्र में RSS की शाखा में खेलने के लिए जाना शुरू किया मैंने, और फिर खेलते खेलते मैं कब उनके खेल का हिस्सा बना, ये मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं उनके जिला कार्यालय प्रमुख रहा। पहली जो कार सेवा हुई 1990 में,
उसमें बतौर कार सेवक में शामिल हुआ। हालांकि अयोध्या नहीं पहुंचा, बीच रास्ते में आगरा में गिरफ्तार हुए, जेल में रहे और फिर तब तक कार सेवा का जो कार्यक्रम था वो फेल हो गया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। उन्होंने बहुत मुस्तैदी से बाबरी मस्जिद को एक तरीके से बचाने में अपनी भूमिका निभाई, तो वो होने नहीं दिया, उन्होंने मंसूबों को फेल कर दिया, तो हम लौट के घर आ गए। 1991 में मंदिर छोड़ो या मंदिर बनाओ या गद्दी छोड़ो एक कार्यक्रम चला, और वो मेरे अपने शहर भीलवाड़ा में भी किया गया। उस दरमियान पुलिस और हम लोगों के बीच में मुठभेड़ हुई, और उस मुठभेड़ में गोलीबारी हुई। उस गोलीबारी में 2 लोग मारे गए। जो 2 लोग मारे गए संयोग से वो हिंदू थे, और क्योंकि हिंदू थे उनका लेना देना कुछ नहीं था, राम मंदिर से भी नहीं था, और नहीं वो उस दिन के प्रोग्राम का हिस्सा थे। लेकिन चूंकि वो हिंदू थे और मर गए थे, तो उनको शहीद घोषित करके उनके अस्थि कलश घुमाए गए, और उसी में राम मंदिर के लिए जो अयोध्या में लोग मारे गए उनके अस्थि कलश भी शामिल किए गए। और ये अस्थि कलश यात्रा मेरे गांव में भी पहुंची, और हमने उन साधु संतों के लिए और आरएसएस के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग जो थे उनके लिए खाना बनाया मेरे घर में। और वो खाना घर में खाने से उन लोगों ने इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे एक तरफ ले जा करके समझाया कि बंधु, आप तो जानते हैं हमारा हिंदू समाज कितना विषम है, अभी लोग नहीं समझते हैं इन सब चीजों को, हम तो आपके साथ कभी भी खा सकते हैं, लेकिन ये जो साधु संत हैं इनको थोड़ा दिक्कत होगा, ये जब इनको पता चल गया कि आप दलित हैं और इस। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था मामला, लेकिन चूंकि क्या कर सकते थे, तो उन्होंने कहा आप पैक करके दे दीजिए, हम अगले गांव में खा लेंगे। उनका मतलब यह था कि हम बिना इनको बताए कि किसी दलित के घर से खाना आया, हम इनको चुपचाप खिला देंगे। तो वो मेरे घर से खाना पैक करके ले गए, और उन्होंने उस खाने को खाने के बजाय दूसरे गांव में घुसने से पहले चौराहे पर उन्होंने एक मोड़ पर गाड़ी मोड़ी और वहां बाहर फेंक के चले गए। और दूसरे दिन मुझे इस चीज की खबर मिली, क्योंकि उस यात्रा में मेरा एक क्लास फेलो शामिल था, पुरुषोत्तम क्षोत्रिय, और उसने मुझे आकर के बताया कि वैसे तो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं बताने की हिदायत दी गई, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके यहाँ से गया खाना खाया नहीं गया था, फेंक दिया गया था, और रात में 10 बजे बाद आगे के गांव में जाकर के एक ब्राह्मण वैद्य के घर में खाना बनवा करके खाया गया। तो फिर मेरे मन में ये सवाल उठा कि मैं आपके लिए अयोध्या जाकर के मरने के लिए तैयार हूँ, राम मंदिर के लिए, मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, प्रचारक बनने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना पूरा जीवन आपके लिए लगाने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे घर का बना हुआ खाना खाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मैं ये हिंदू राष्ट्र क्यों बनाऊं, या मैं क्यों आपके लिए काम करूं। और यहाँ से एक सवाल पूछने का जो दौर शुरू हुआ, फिर मैंने उनसे जाकर के बातचीत करी, यात्रा जहाँ पहुंची थी उस गांव में, और उन्होंने कहा कि ये बहुत आपको कुछ गलत सूचना मिली है। अव्वल तो उन्होंने कहा ऐसा खाना फेंका ही नहीं गया, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं खुद देख के आया हूं कि आपने खाना फेंक दिया और मेरे को ये पता चल चुका है, तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, लेकिन वो खाना फेंका नहीं गया था, खाना जिसके हाथ में था गाड़ी में पीछे जीप में, जब गाड़ी टर्न पे मुड़ी तो उसके हाथ से खाना गिर गया नीचे। अब हम गिरा हुआ खाना तो कैसे खा सकते। तो ये एक ऐसा एक्सक्यूज था जो कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन अब उन्होंने एक बहाना बनाया। और आप जानते हैं कि आरएसएस के लोग किस तरह के कुतर्क देने में माहिर लोग हैं, और मेरी तो उस समय उम्र 18 साल थी, तो मुझे पर फिर भी मुझे लगा कि मैं संतुष्ट नहीं हुआ, और मैंने उस बात को निचले लेवल से लगा करके, उस समय रज्जू भैया जो उनके सरसंघ चालक थे, उस लेवल तक चिट्ठी पत्री आर्टिकल कुछ का कुछ लिख करके पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। और उल्टा ये कहा गया कि अरे बहुत छोटी सी बात को इतना बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब उनके लिए जो बहुत छोटी सी बात थी, वो मेरे लिए जिंदगी की बहुत बड़ी सी बात हो गई। और वहां से मेरा उनके साथ जो भिड़ंत शुरू हुआ, फिर वो चलता ही गया। वो एक तरीके से मैं 91 से शुरू हुआ, 92 तक उनसे लड़ा। लव हेट रिलेशन था कि मैं उनसे मिलता भी था, उनसे चर्चा भी करता था, बहस भी करता था, उस सवाल का जवाब भी ढूंढ रहा था। लेकिन मुझे 92 तक लगा था कि कुछ भी जवाब नहीं है उनके पास, और वो उस सवाल को गौण कर चुके हैं। और उन्होंने कई मौकों पे मुझे समझाने की कोशिश की कि आप छोड़िए ये नकारात्मकता बंधु, आप राष्ट्र सेवा में लगिए। तो अंत में मुझे लगा कि इनकी राष्ट्र सेवा कुछ है नहीं, दरअसल
ये जो अपर कास्ट लोग हैं, इनका अपना वर्चस्व ही इनकी राष्ट्र है और वही राष्ट्र सेवा है। तो फाइनली मैंने 92 में पूरी तरीके से उन लोगों को छोड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़ा और समाजवादी धारा के लोगों के सही उसमें मैं फिर संपर्क में आया, जी। और धीरे धीरे पूरी तरीके से मैं उनसे बाहर हो गया, और तब से लगा करके अब तक ये लड़ाई जारी है। और ये यही जो अनुभव है आरएसएस में जाने का, उसमें रहने का, उसमें जो उनका दोगलापन है उसका, और छोड़ने के बाद जो उनसे संघर्ष हुआ, इन सभी बातों को मैंने अपनी किताब में कार सेवक था में किया। और मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि उस किताब को हिंदी जगत के पाठकों ने भी बहुत पसंद किया, अंग्रेजी में भी पसंद किया, और अब तक 2 और भाषाओं में भी उसके अनुवाद हुए हैं। तमिल में आ चुकी है और मराठी में आने वाली है, और पंजाबी का अनुवाद चल रहा है। तो काफी लोगों ने उसको पढ़ा और प्यार दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। और दूसरा सवाल आपसे ले रहा हूँ। आप बतौर एक्टिविस्ट थोड़ा सा नीचे थोड़ा चेयर कर लेंगे तो थोड़ा चेहरा कट रहा है। थोड़ा सा आप पीछे हो जाए तो हल्का। हाँ, थोड़ा सा जी। और। तो आप बतौर एक्टिविस्ट बहुत काम करते हैं और आज एक मुनमुन दत्ता का वीडियो हमने अम्बेडकर नामा पे डाला है, जो कह रही हैं कि मैं भंगी जैसा नहीं दिखना चाहती। किस जात का दिखना चाहती हैं, ये भी बता देती तो ज़्यादा बेहतर होता। सिविल सोसाइटी, इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा करते हैं। क्या जाति के सवाल को लेकर सिविल सोसाइटी निष्पक्ष है या उसका दोहरा चरित्र है? मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी को जाति के सवाल पर और सिविलाइज्ड होने की जरूरत है, क्योंकि वहां भी अंत में तो इसी समाज का आईना है सिविल सोसाइटी भी। राइट। जो जो समाज दिखता है वैसा ही वहां है। आप अगर सिविल सोसाइटी का एक सोशियोलॉजिकल ऑडिट कर लें तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी कि वहां किस तरह के लोग हैं। हाँ, जी। जरूर वो मंचों पर दलितों, आदिवासियों, वंचितों के प्रति सरोकार की बात करते हैं, और वो उनके उनके पास एक बहुत शानदार शब्दावली है, बहुत करुणा पैदा करने वाली। आपको द्रवित कर सकते हैं वो लोग। मतलब अगर हंगर पर वो जब बात करेंगे तो जो भूखा है और जिसके घर में भूख से डेथ हुई है, वो शायद अपनी बात को उस तरीके से नहीं कह पाएगा जितना हंगर पे प्रोजेक्ट चलाने वाले लोग कह पाते हैं। तो वो आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह का वो धंधा है वहां पर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सिविल सोसाइटी में भी जातिवाद कूट कूट करके भरा हुआ है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्राइम पोस्ट है, डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जो भी लोग हैं, अध्यक्ष वगैरह वगैरह, सचिव, जो की पोस्ट पर हैं, जहां डिसीजन मेकिंग होता है, वहां दलित आदिवासी लोग नहीं है। वहां पर वही तबका है जो तबका बाकी समाज में है, बाकी जगह आपको नजर आता है। वहां दलित जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए हैं, वहां पर टेंट बिछाने के लिए हैं, वहां नारे लगाने के लिए हैं, वहां पुलिस से भिड़ने के लिए हैं, जेल में जाने के लिए हैं। तो उसकी हालत वहां भी वैसी की वैसी है। तो मैं ये समझता हूं कि भारत का जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी है, वो बड़ी हिपोक्रेसी में जी रही है, बहुत हिपोक्रेट सोसाइटी है, और कुछ हद तक वो और ज्यादा जातिवादी है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए भी उस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। और आज तक उन्होंने जिन लोगों को सशक्त करने का बीड़ा उठा करके लाखों करोड़ रुपए के फंड्स लेकर के जो प्रोजेक्ट्स चलाए, वो लोग तो वहीं के वहीं हैं। एक एक गांव में 50-50 संस्थाएं काम करती है, और फिर भी कोई सशक्त नहीं होता है। बस वो ही सशक्त हो जाते हैं जो प्रोजेक्ट चलाते हैं। उनके बच्चे विदेशों में जाके पढ़ते हैं, उनके बड़े बड़े मकान बन जाते हैं, और ये आदिवासी वहीं रहता है, ये दलित वहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि बहुत दोहरे चरित्र के साथ भारत में सिविल सोसाइटी अपना काम कर रही है, उसे बदलने की जरूरत भंवर भाई, तीसरा सवाल आपसे। आप मीडिया पर्सनालिटी भी हैं और ग्रास रूट जर्नलिज्म करते हैं। मीडिया जाति, मीडिया में वंचित कैसे देखेंगे? हम लोग भी थोड़ा बहुत काम करते हैं। ये अम्बेडकर नामा एक वैकल्पिक मीडिया ही है। ये कम से कम एक मंच बनाया है जिसमें हम लोग बातचीत करें। तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसमें हमारे लिए जगह नहीं है? वो दावा करता है कि वो चौथा खंबा है और प्रहरी है लोकतंत्र का।
वाकई ऐसा है क्या? डॉक्टर साहब, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेन स्ट्रीम जैसा कुछ है नहीं। अच्छा, भारत का मेन स्ट्रीम मनुस्ट्रीम मीडिया है एक्चुअली। अच्छा। तो ये मनुधारा है पूरी की पूरी, और इसको मेन स्ट्रीम का जो आतंक है, मैं उसके बिल्कुल विरोध में हूँ। ये स्ट्रीम किसने तय की, और आप कैसे हुँ, तय कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रीम मेन स्ट्रीम है? वो जो हुँ, आदिवासी है उसकी स्ट्रीम, या आप जो अम्बेडकर नामा चला रहे हैं, या हम सुन निकाल चला रहे हैं, या दलित दस्तक चला रहे हैं, या कोई और भी लोग बहुत सारा अपना जो चला रहे हैं, वो स्ट्रीम मेन स्ट्रीम क्यों नहीं है? तुम्हारी स्ट्रीम हुँ, मेन स्ट्रीम क्यों है? ये सवाल है पहला तो मेरा। और भारत में जो कुछ भी मेन स्ट्रीम के नाम पे किया जा रहा है, उसको साफ साफ तौर पे हमें मनुस्ट्रीम कहना चाहिए। ऐसा कोई मेन स्ट्रीम है नहीं। जी, आपने जो चौथे खंबे की बात कही, ये दावा भी मीडिया का अपना ही है। ये जो पूरा हुँ, ब्राह्मणिकल मीडिया है, ये खुद हुँ, से हुँ, ही इतना पवित्र, इतना अपने आप को आदर्श और निष्पक्ष, निर्भीक और निडर, देखो पता नहीं क्या क्या टेग लगा करके ऐसे बताता है जैसे ये मंगल ग्रह से उतरे हुए लोग हैं, इस धरती के वासी ही नहीं है, और ये तमाम तरह के गोरख धंधे में लिप्त लोग हैं। तो ये चौथा खंबा नहीं है, ये चोखा धंधा है, और पूरी तरीके से इस धंधे में ये लोग लिप्त हैं। और हम लोगों के लिए इसमें तो कोई जगह नहीं है। आप सब लोगों ने बहुत बार इन चीजों को उजागर किया है। स्टडीज आ चुकी है कि न्यूज रूम डाइवर्सिटी का क्या हाल है। कौन लोग जी, हैं जो न्यूज के हेडलाइंस तैयार कर रहे हैं? एंकर्स का आप ऑडिट कीजिए ना, उसमें कौन लोग हैं? मालिक कौन है? संपादक कौन है? मान्यवर कांसीराम जी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि मीडिया में ब्राह्मण का दिमाग और बनिए का पैसा लगा हुआ है, और ये बात बिल्कुल बहुत बहुत साफ है। लोगों को आप देखेंगे तो अ, वही लोग, मालिक कौन है? बनिया कम्युनिटी से आते हैं ज्यादातर, और संपादक जी, सारे ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, और वो अपनी अपनी समुदायों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। वो हो सकता है कि अलग अलग मोर्चा संभाले हुए हों, हो सकता है कभी वो सेकुलर उदारवादी दिखते हों, वो किसी ऐसी धारा में दिखते हों जहां हमें लगेगा कि अरे प्रगतिशील धारा के लोग हैं, पर अंततः इनका नाभिनाल संबंध है, और ये सब एक दूसरे से बहुत बढ़िया तरीके से इनका जनेऊ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और पूरी तरीके से अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसमें जनरल गिरा कहता हूँ। भारत जितना भारतीय मीडिया जितना जातिवादी, डिस्क्रिमिनेटरी, और मतलब सांप्रदायिक और तमाम तरह का उसको बाइस्ड जो कह सकते हैं, वैसा मीडिया कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, और उसमें हमारे लिए कोई जगह न तो कभी थी न कभी होने वाली है। और जी, इसीलिए मैं बहुत समय से मीडिया में 100% एफडीआई का समर्थक रहा हूं। मेरा ये मानना है कि 100% तमाम तरह का मीडिया यहाँ आना चाहिए। यहाँ अल जजीरा से लगा के तमाम तरह के ऐसे मीडिया आने चाहिए जो भारतीय सच्चाई को बाहर रख सके, जो अपना जी, टीका लगा करके और हाफ पैंट अंदर छुपा करके और जनेऊ अंदर छुपा करके अपनी बातें नहीं कहते हो। ऐसा एक मीडिया की जरूरत है, और वो हिंदी मीडिया तो कम से कम ऐसा नहीं है, और उसके आगामी 100 साल तक होने की संभावना अभी भी नजर आती नहीं। जी। चलिए हम तो मान के चलते हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा मेन मीडिया है जी और तकरीबन 25-30 हज़ार लोग मुझे एवरेज सुनते हैं रोज, तो हमारा मेन मीडिया तो यही हुआ सोशल मीडिया। जी हाँ? जी अ, एक बात है भंवर भाई कि पिछले 1 दशक में हम लोग जानते हैं कि पहले कैसे बाइक से प्रेस इन्विटेशन देने जाते थे, फिर प्रेस रिलीज़ देने जाते थे और हमारी खबरें अमूमन नहीं छपती थी। लेकिन पिछले 1 दशक में सोशल मीडिया ने, इस मंच ने एक तरह से और ख़ास तौर से युवाओं में, गाँव में भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ, तो एक वैचारिक सशक्तिकरण ज़रूर किया है कि पेरियार, फूले, अम्बेडकर तमाम ऐसे जो बहुजन नायक हैं, उनके ऊपर खुल के चर्चा हो रही है, देशों में भी हो रही है, विदेश में, देश-विदेश हर जगह ये चर्चा हो रही है। इसको आप किस रूप में देखते मैं आपकी बात से सहमति रखता हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमको कनेक्ट किया है एक दूसरे से। हैं? क्योंकि इससे पहले जो मीडिया में आ रहा था, जो सो कॉल्ड प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, उसमें जगह नहीं थी, और चीजें आती भी थी तो बहुत बदल करके और विकृत रूप में आती थी। शायद सोशल मीडिया नहीं होता तो आपको जो आज गांव में भी व्यक्ति, किसी भी गांव में जो पढ़ा लिखा इंसान है, अगर मैं उससे दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम लूंगा तो क्या आपका नाम
कहेगा कि डॉक्टर रतन लाल जी। तो जी। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप जानते हैं, आप मिले हैं उनसे? तो कहेंगे नहीं जी, हम उनको देखते हैं यूट्यूब पे, हमने उनको सुना है या इस चीज पे देखा है या ट्विटर पे उनको फॉलो करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये संभव बनाया है सोशल मीडिया ने, और सोशल मीडिया की ही ताकत थी कि रोहित वेमुला से लगा करके 2 अप्रैल के आंदोलन तक जो भी ताकत हमारी दिखाई देती है, वो ज्यादातर सोशल मीडिया का ही प्रभाव है। लेकिन मेरा ये जी। मानना है कि ये जो भारत का वर्चस्ववादी जो जातिवादी समूह है, वो भी जानता है कि वंचित तबका, दलित, आदिवासी, बहुजन समाज जो है वो सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कर रहा है। और मेरा ये हम्म। मानना है कि जैसे जैसे हमारे लोग इसका उपयोग करना सीख रहे हैं और इस पर अपनी एक उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उन जी। लोगों ने यहाँ पर भी अपनी वही जातिवादी कुटिलता और कुचक्र रचना शुरू कर दिया है। आज हम्म। आप देखेंगे कि आपकी पोस्ट की रीच कम कर दी जाती है। हम्म। आपको कई बार ऐसी चीजों में कम्युनिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइन बता करके और वो कई सारे ऐसे वीडियोस रोक दिए जाते हैं या आपकी पोस्ट को हाइड कर दिया जाता है। मैं तो ये जी। देखता हूँ कि देखिए, जब भारत का प्रधानमंत्री अ, अ, फेसबुक के सीईओ से 2 ढाई घंटे जाकर के चर्चा करता है, तो उस दिन से मेरा कान खड़ा है कि क्योंकि फेसबुक का सीईओ तो किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, उसके साथ क्यों आप 2 ढाई घंटे बैठ रहे हैं? पर चूंकि इनको मालूम है कि जो वंचित समूह है, इसमें जो चेतना आ रही है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। इसलिए बड़े पैमाने पर जो भी लोग यहाँ बोल रहे हैं, उनके पीछे ट्रोल आर्मी के लोग पड़ जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। वो ऐसा माहौल बनाते हैं कि आप सोशल मीडिया छोड़ करके भाग जाएं। जो लोग ट्विटर और फेसबुक पे हैं, उनको ब्लू टिक देने में जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, उनसे भी लगता है कि आप चाहते ही नहीं है कि सोशल मीडिया पर जो ये समाज आ गया है और अपनी ताकत दिखा रहा है, ये यहाँ भी बना रहे। बाकी मीडिया में तो आपने जगह नहीं, और जहां उसने जगह बना ली, उस स्पेस को खाने की दिशा में अब पूरी सत्ता लगी हुई है, और वही वर्चस्ववादी जो ब्राह्मणिकल जो समाज है वो लगा हुआ है। तो खतरा है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि बहुत सारे वैकल्पिक मीडिया हाउस खड़े हुए हैं हमारे लोगों के, और हो सकता है कि किसी दिन ये सब चीजों से हमको बाहर कर दे, तब भी इतने लोग तैयार हो जाएंगे कि हम अपना एक सबॉल्टर्न पूरा मीडिया बना लेंगे। अब तो हम उस स्थिति में आ चुके हैं, हम एक दूसरे से परिचित हो चुके हैं, हम हमारा जी। प्रशिक्षण हो चुका है, और मुझे लगता है कि अब रुकने वाली नहीं है। ये जो एक जो जर्नी शुरू हो गई है, ये सफर तो मुकम्मल होगा, ये रुकेगा नहीं। चलिए, दोस्तों जो साथी इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, उनसे आग्रह है कि भंवर भाई के यूट्यूब चैनल शून्यकाल को सब्सक्राइब करें, उनको सुने, और ग्रास रूट जो रिपोर्टिंग होता है वो किस तरह से होता है उसको आप देखें। भंवर भाई, एक आध सवाल और लेता हूँ। जी जी। अभी तमिलनाडु में चुनाव हुआ और स्टालिन ने पेरियार को फूल मालाएं चढ़ाई। सीधी लाइन है, सीधा। हिंदी प्रदेश में आप, मैं दलित राजनीति नहीं कहूंगा, बहुजन राजनीति, जो जो बहुजन राजनीति है, उसकी क्या स्थिति है और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या समस्या है? क्या ये लोग इस बैटल को लड़ पाने में सक्षम हैं, नहीं है? तो कैसे क्या होगा, इसको कैसे आप देखते हैं? मुझे लगता है कि तमिलनाडु के उदाहरण में जो आपने बात कही, वो वहाँ पेरियार की चेतना बहुत स्ट्रांग है। वहाँ चुनाव हारने जीतने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो द्रविडियन तमिल नेशनलिज्म है वहां पर, और खासतौर पे जो पेरियार के विचार हैं, वो बहुत बहुत मजबूती के साथ वहां पर दिखते हैं। जैसा आप वैचारिक रूप से महाराष्ट्र में भी देखेंगे, तो वहां राजनीतिक रूप से तो सब कुछ एक तरीके से खंड खंड हो चुका है। जी। बावजूद इसके भी वहां वैचारिक रूप से मजबूती बहुत है। आप छोटे से गांव में जाकर के भी किसी बुद्ध विहार के बाहर बैठिए और वहां लोगों से चर्चा करिए, तो वो बहुत मजबूत रूप से वो सामने आए। तो ये जो महाराष्ट्र से लगा के दक्षिण में जो एक पूरा सांस्कृतिक सामाजिक बदलाव है, वो राजनीतिक बदलाव को भी और मजबूत करता है। उत्तर भारत में मुझे लगता है कि हम राजनीतिक रूप से, खासतौर पे मान्यवर कांसीराम जी के प्रभाव से और बसपा के काम से जी। काफी कुछ उत्तर भारत में बदला और सरकारें भी बनी। लेकिन यहाँ जो निचले लेवल पर बदलाव आना चाहिए, जो 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 एक शाश्वत बदलाव
जो आना चाहिए सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से, वो शायद नहीं आया। हमने केवल सत्ता को मास्टर की समझ करके और वो चाबी लेकर के घूमते रह रहे हैं कि बस ताला मिल जाए तो खोल दें। लेकिन ताला खोलने के बाद उस पूरे घर पे कब्जा करके, उस घर को करीने से सजा करके उसमें क्या और चीजें कर सकते हैं, वो शायद काम यहाँ नहीं हुआ। इस वजह से सत्ता जब आती है तब तो हम बहुत कुछ दिखाते हैं, दिखता भी है, लेकिन सत्ता जब नहीं होती है तब हमें लगता है कि फिर हम बहुत सारा बट जाते हैं। तो बहुजन राजनीति जिस तरीके से आज एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं हाशिए पे चली गई है, वो बड़ा खतरनाक स्थिति है, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये जो स्थितियां हैं, इसको अगर ठीक करना है तो मुझे लगता है कि फिर से बहुजन राजनीति को वैचारिक उन चीजों पर फिर से केंद्रित होना पड़ेगा। जो कैडर कैंप पहले लिए जाते थे, हो सकता है कि आज कैडर कैंप लेने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे क्लास ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। और भाई एक आध और सवाल आपसे लूंगा कि तमिलनाडु के बारे में आपने कहा ही है, जो अब हिंदी प्रदेश है, हिंदी प्रदेश में बहुजन जो राजनीति है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उसमें कुछ कमी है? आने वाले भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? निजीकरण हो रहा है, जो प्रतिनिधित्व का सवाल है वो भी आप देख ही रहे हैं क्या है, सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है, कैसे इसको देख रहे हैं? मुझे लगता है कि हिंदी प्रदेश की या हिंदी बेल्ट की जो बहुजन राजनीति है, वो पहचान की राजनीति पर वो बुनियादी रूप से उस पर खड़ी हुई है, और अभी भी वो अस्मितादर्शी राजनीति ही बनी हुई है। तो अभी मुझे यहाँ लगता है कि कई बार हम किन मुद्दों पर आक्रोशित होते हैं, किन चीजों के लिए हम संघर्ष करते हैं, उससे ये पता चलता है कि हमारी राजनीति क्या दिशा ले रही है। इतने साल के बाद, इतने दशकों की एक परिपक्व बहुजन राजनीति अभी भी उन मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रही है जो मुद्दे हमारी अस्मिता के बजाय हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, हमारी आजीविका से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ जितना हम आक्रोशित होते हैं, जितना हम सड़कों पे उतरते हैं, एक घटना पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम हजारों की तादाद में लोग सड़क पे उतर के थाने को घेर लेते हैं, लेकिन हमारा बजट में क्या सहभाग है, जमीन जो लैंड होल्डिंग है उसकी क्या स्थिति है, रोजी रोटी की क्या स्थिति है, और जो आज जो परिस्थिति है कोविड वाली, उसमें हमारे लोगों को क्या ठीक से अस्पताल तक पहुंच हो रही है, क्या उनको बेड मिल रहे हैं, क्या वहां ठीक से दवाई मिल रही है, या कोविड सेंटर्स में वो जा रहे हैं तो वहां उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या इन सब चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बहुत ताज्जुब होगा कि कोविड को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है उसमें कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसमें कितनी चर्चा हो रही है हमारे सफाई कर्मचारियों की, जो कि सबसे ज्यादा रिस्क में सर्वाधिक काम कर रहे हैं हर जगह पर, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। मैं राजस्थान में, और मैं अपने जिले की बात बता सकता हूं कि यहाँ पर भीलवाड़ा मॉडल बना पिछली बार, और वहां उसमें सर्वाधिक भूमिका जिन डॉक्टर्स ने निभाई वो या तो दलित डॉक्टर्स थे या आदिवासी थे और कुछ और पिछड़े समाज के डॉक्टर्स थे, लेकिन और ये लगभग सारी जगहों पर हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको कोविड वार्ड के अंदर वही जा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो या रेजिडेंट डॉक्टर्स हो, लेकिन इस बात की चर्चा कितने लोग कर रहे हैं? कोई चर्चा नहीं है कि वो कितना कुछ अपना ये सारी चीज दे रहे हैं। हम खुद भी नहीं उनको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, हम भी चर्चा नहीं कर पा रहे। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो आजीविका के मुद्दे हैं, अब निजीकरण हो रहा है इतना बड़े पैमाने पर, कहाँ कुछ रोजगार मिलेगा? देखिए, कुछ नहीं मिलने वाला। निजी क्षेत्र तो हमारे लिए खुला हुआ नहीं है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो निरंतर सिकुड़ते सिकुड़ते अब तो कुछ बचा ही नहीं है। और दरअसल आरक्षण अब केवल एक हमको हमारी एक दुखती हुई रग के रूप में बच गया है, जिसको जब चाहे जो कोई भी चाहे उसको दबा देता है, उस नस को, और हम उसको उछल पड़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र कितना बचा है, उसमें रोजगार के अवसर कितने हैं, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व कितना होना है और कितना जा पा रहे हैं हम लोग। तो और आप जहां हैं वहां तक कितने लोग पहुंचेंगे? आप बताइए कि प्रोफेसर बनने की स्थिति में कितने लोग आएंगे? जो 18 पॉइंट और 200 पॉइंट के रोस्टर वाली जो चीजें चली, उसके बाद तो 100 साल तक हमारे लोग नहीं आने वाले हैं।
तो इन सब इसीलिए चीजों पर अब जो चर्चा इसीलिए होनी हम लोगों चाहिए। ने भारत बंद कॉल दिया था ना। पॉलिटिकल पार्टी कुछ हमारे साथ आई थी उस मुद्दे पर, लेकिन हाँ, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आई थी। नहीं, वो अच्छी बात ये हुई कि आप लोगों ने उस बात को उठाया, तो कम से कम वो बात नीचे हम ग्रास रूट के लोगों तक भी पहुंची, हम भी समझ पाए कि आखिर चल जी क्या रहा विश्वविद्यालयों में। नहीं तो शायद वो बात उठती नहीं, तो उतनी भी समझ में नहीं आती कि हो क्या रहा। हम तो ये सोचते कि वहां भी रिजर्वेशन है, वहां भी बहुत लोग जा रहे होंगे, बहुत नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन आपने वो एक परिदृश्य सबको समझाया। तो मेरा डॉक्टर साहब, मेरा केवल इतना सा कहना है कि ये जो अस्मिता की राजनीति है, इसको अस्तित्व की राजनीति बनाने की जरूरत है। इसको अस्तित्व के सवालों की तरफ ले जाना पड़ेगा। आज हम उस चीज से जूझ रहे हैं कि हम, हमारा समाज, हमारा समुदाय वर्ग जिंदा भी रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर वो रहेगा ही नहीं, तो क्या तो विचार और क्या विचारधाराएं रहेगी, या क्या कुछ संगठन रहेंगे। एक लोगों इसमें का सवाल जिंदा रहना चाहिए। जो मेरे जहन में आता है भंवर भाई, कि आप एक्टिविस्ट हैं, हम भी एक्टिविस्ट हैं, टीचर भी हैं। हमारा काम पढ़ना लिखना और एक टोटालिटी में समझने की कोशिश करना, क्रिटिक डेवलप करना, ये सब हमारा काम है। मैं जो बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल क्लास हमारा है, जो बहुजन की राजनीति का दावा करता है, वो तो मिला-जुला कर साइलेंट ही है इन सभी मुद्दों पर। ऐसा क्यों है? और इसका क्या विकल्प हो सकता है? मुझे लगता है कि देखिए, उनको पढ़ने लिखने से बहुत परहेज है, और पढ़े लिखे लोगों से भी बहुत परहेज है। अ, बहुजन राजनीतिक में जो लोग हैं, आप ताज्जुब करेंगे कि बुद्धिजीवी लोगों के लिए तो उनके पास एक शब्द है, ये कि चमचा लोग हैं ये। बुद्धिजीवी क्या करते हैं, तीतर हैं, सोने के पंख हैं, पता नहीं क्या-क्या शब्द वो इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि किताब से क्या दुश्मनी है भाई, आपको इंटेलिजेंसिया से क्या दुश्मनी है, पढ़ना जी, लिखना जरूरी है। हमारे बहुजन राजनीति करने वाले कितने लोग हैं जो अपने समुदाय के लेखकों, मीडिया कर्मियों, प्रोफेसरों और एक्टिविस्टों को बुला करके कभी कोई फीडबैक लेते होंगे? आपको उन पार्टियों के लोग बुला करके फीडबैक ले लेंगे जिनको सो कॉल्ड आप अपने विरोध की पार्टियां कहते हैं। लेकिन हमारे लोग तो सोचते हैं कि भाई हम तो बैठे तख्त पे, ये लोग आकर के हमारा चरण स्पर्श करें, हमको दंडवत करें। तो भाई ये तो काम पहले ही दूसरे नहीं लोगों हो ने करवा ही लिया हमारे पूर्वजों से, अब हमसे काहे को आप करवा रहे हैं। तो जो जी, जी। सामंतवाद, ब्राह्मणवाद और जो पूंजीवाद के जो दुर्गुण हैं, वो हमारे नेतृत्व में अगर आएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी त्रासदी जैसा है। और मुझे लगता है कि उत्तर भारत की जो बहुजन राजनीति है, वो वैचारिक रूप से कुछ भी नहीं सोचना चाहती है। बुद्धिजीविता से उसको बहुत बड़ा खतरा है और दुश्मनी है। और उनको एक अजीब किस्म का भक्ति काल चल रहा है यहाँ पर, और अंधभक्ति है यहाँ रा, पर। और राजनीति का भक्ति काल। हाँ, और व्यक्ति केंद्रित है सब कुछ। हर एक के साथ कुछ कुछ लोग हैं, आप इनके बारे में कुछ कह दीजिए, आप उनके साथ मत बैठिए, इनके साथ मंच क्यों साझा कर लिया। मतलब हद ये है कि आप, अगर मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलकर के बाहर जाऊं और मैं ट्वीट करूं कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलके गया, तो उसके नीचे 50 तरह के लोग लिखेंगे, तुम इनका चमचागिरी करो, तुम इनके तलवे चाटो, तुम इसका ये करो, कांग्रेस तो फलाने की माँ है, वो उसकी जननी है। मैं कह रहा हूं कि भाई, मैं अपने समाज के मुद्दों को लेकर के उनसे 15 मिनट बात करके बाहर आया हूं। मुझसे आप इस सवाल पूछे ना, मैंने क्या बात करी, बजाय कि आप इन जी, सारी चीजों को कर रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, और हमारे जो राजनीति में जो लोग हैं, क्या वो आपस में मिल रहे हैं, क्या वो चर्चा कर रहे हैं? कोई जगह नहीं दिखती आपको कि ये सब लोगों को आपस में आकर के मिलने की जो जरूरत है। चंद्रशेखर हो, जिग्नेश भाई हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे प्रकाश अंबेडकर जी हो, या तमाम जो लोग हैं हमारे, किसी दिन तो एक साथ आए और हमारे समुदाय को बताए कि भाई, हम सब लोग राजनीतिक लोगों ने मिलकर के ये समाज 100 साल बाद कहां होगा, उसका एक रोड मैप बनाया है, एक बहुजन जी, मैनिफेस्टो बनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कोई बस ईवीएम को लेकर के चले रहते हैं। ईवीएम को ये करना है, वो करना, ठीक है। ईवीएम भी कोई ऐसा पवित्र चीज नहीं कि उस पर सवाल नहीं उठाया जाए। वो एक मशीन है और उसको टेम्पर किया जा सकता है, उस पर सवाल उठने चाहिए। लेकिन आप जी। अपनी सारी अक्रमण्यता को ईवीएम के ही सर पे फोड़ते रहेंगे, तो समाज का जो पॉलिटिसाइजेशन होना चाहिए, जो राजनीतिकरण होना चाहिए, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। मुझे लगता है कि बहुजन राजनीति गर्त में है और पतन की तरफ जा रही है। एक नई राजनीति इसके भीतर से उभारनी पड़ेगी, जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हो और मजबूत हो। तो सर, मैं व्यक्तिगत रूप से कई नेताओं से मिलता हूँ, कई लीडर्स हमारे दोस्त हैं, लेकिन आज तक मैंने ट्रेन का टिकट भी कंफर्म नहीं कराया, अपने लिए कुछ नहीं मांगता कभी भी, और समाज के मुद्दों पे ही जाता हूँ। लेकिन फिर भी भक्ति काल है, गालियां हमें भी पड़ती हैं, आपको भी पड़ती बिल्कुल। है। और जी। हमारा समाज जितना हम लोग को गाली देता है,
उतना ही अपने नेताओं से ही सवाल पूछ लिया रहता, तो मुझे लगता है कि हम लोग अपना खर्चा करके उनकी मदद कर देते, उनसे कुछ लेते नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, शुक्रिया भंवर भाई, बहुत मज़ा आया और जल्दी ये वीडियो बना के मैं डालता हूँ और आप इसको शेयर करेंगे और दोस्तों को सुनाएँगे भी। बहुत मज़ा जी, आया, फिर आपसे कई मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे और कभी भी आपको लगे कि अम्बेडकरनामा पे आपको कुछ कहना है, जी। बेहिचक, बेझिझक आप मुझे फ़ोन करें। आप ये आपका मंच है। ये अम्बेडकरनामा एक सार्वजनिक मंच है। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जय भीम। थैंक्स। जय भीम। थैंक यू।